गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है क्लियर? एक बार चेक करना। और Yes, sir. स्क्रीन शो हो रही है तुम लोगों को? Yes, sir. ओके। हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि फिफ्थ चैप्टर करेंगे हम। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल लो एक बार। पहले तो ये लिख लो कि डिलीटेड पोर्शन क्या है, मतलब वैसे ही वो इंडेक्स पार्ट फिफ्थ चैप्टर का। सेंसरी अटेंशन में Good evening, sir. गुड इवनिंग। फिफ्थ चैप्टर में एक बार हम बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें डिलीटेड हैं, क्या चीज़ें कोर्स में हैं। अगर हम इंडेक्स देखें यहाँ पर, okay, so introduction part is there, knowing the word is there, nature and variety of stimuli is also there, sense modality में आपका दोनों है, functional limitations of sense organ, visual sensation and auditory sensation दोनों है। Okay, now the next is attention perceptual process। इसमें आपका selective attention मार्क कर लेना साथ साथ। डिवाइडेड अटेंशन नहीं है ना? तो डिवाइडेड अटेंशन पे क्रॉस। देन सस्टेन अटेंशन इज देयर इन द कोर्स। ठीक है, स्पैन ऑफ अटेंशन देख लो, फिर से नहीं है कोर्स में। मुझे करेक्ट भी करते जाना अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव नहीं है कोर्स में। ये एक बार 2023 का ही है ना? हाँ, करेक्ट है। Okay, so attention deficit hyperactive disorder is also not there in the course. Perceptual process कोर्स में है, प्रोसेसिंग अप्रोचेस कोर्स में है, द परसीवर कोर्स में है, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इन द कोर्स, परसेप्शन ऑफ स्पेस डेप्थ एंड डिस्टेंस इज देयर इन द कोर्स, मोनोकुलर क्यूज है हमारे पास, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है, इल्यूजन है और सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं। तो बोथ विंडोज आर देयर इन योर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार क्रॉस चेक कर लो। इंट्रोडक्शन, knowing the world, nature and variety of stimuli, सेंस मोडालिटी। इसके अंदर सेंस मोडालिटी में पहले मैं आपको बता दूं कि हमें आई नहीं पढ़ना, हमें ईयर नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें बस सेंसरी मोडालिटी का मतलब पढ़ना है और कुछ लिमिटेशंस पढ़नी है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसकी एक पूरी पीपीटी है, उससे बहुत आसानी से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ अटेंशन परसेप्शन प्रोसेस है, उसमें भी सेलेक्टिव अटेंशन आ रहा है, सस्टेन। डिवाइडेड अटेंशन कोर्स में नहीं है आपका, स्पैन ऑफ अटेंशन कोर्स में नहीं, और आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव भी कोर्स में नहीं है। परसेप्चुअल प्रोसेस है, प्रोसेसिंग अप्रोचेज है, द परसीवर है, द प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर। हो गया मार्क? Yes, sir. ओके।
चैप्टर जो है आपका इज ऑफ 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का चैप्टर है ये। आउट ऑफ 70 8 मार्क्स का चैप्टर है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिया है। उसमें आपको एक ड्राइव लिंक मिल जाएगा। क्लास के बाद एक बार उसको थोड़ा गो आउट कर लेना, कुछ डिलीट मत करना, ठीक है। उसमें से डाउनलोड कर लेना। इफ यू वांट कुछ भी डाउनलोड करना है अपने लिए, ऐसे ही पढ़ने के लिए यूज करना है कर लेना, बट डिलीट करने से मे बी वो मेरे पास सिस्टम में दोबारा हो या ना हो। सो टेल मी वन थिंग पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसेशन? सेंसेशन से क्या समझते हो, या कितने तरीके के सेंस ऑर्गन्स हमारे पास हैं? 5. हाँ, कौन कौन से? Smell, Ears, touch, हम्म sight, hearing. हम्म। तो आईज हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है जिससे हम देख पाते हैं। ईयर्स है, नोज है, टंग है एंड स्किन है। हो गए 5। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सो साइकोलॉजी में हमारे पास टोटल क्या कहते हैं, 5 नहीं 7 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अभी पढ़ेंगे इसमें हम। इसके अलावा सेंसरी का मतलब ये है कि जो बाहर कोई भी स्टिमुली है, जब आप उसे सेंस कर पाए। अभी अगर हम इस कंप्यूटर स्क्रीन को ही बोले, तो इस कंप्यूटर स्क्रीन को हम सेंस कर पा रहे हैं। क्यों सेंस कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ आईज, एंड बिकॉज ऑफ इसके अंदर लाइट्स है, तो वी ऑल्सो सेंस द डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्क्रीन। तो ये एक सेंसरी है, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला कि हाँ, हमारा हम लोग 5 सेंस ऑर्गन्स को दिमाग में रखते हैं कि 5 हैं, और उन 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं और जान पाते हैं। तो द वर्ड, फर्स्ट लाइन है, द वर्ड इज फुल ऑफ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल, इवेंट्स। सो द रूम जिसमें आप बैठे हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें अंदर रूम में भी दिखेंगी और बाहर भी। ये सब स्टिमुली हैं, ठीक है। और सच एक्सपीरियंस इज कॉमन इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारी लाइफ में जो कॉमन एक्सपीरियंस है तो चलता रहता है, और ये एक्सपीरियंस हम अपने सेंस ऑर्गन्स की वजह से कर पाते हैं, ठीक है। किसी चीज को फील करके समझ पाना कि इज इट रफ और स्मूथ, और टंग से टेस्ट कर पाना वेदर इट इज स्वीट और सॉर और बिटर। सो ये सब चीजें इज नॉर्मल, ओके। साइज एंड शेप के बीच में अंतर कर पाना, दैट इज दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ स्क्वायर। तो ये सब एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट होने का एक तरीका है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका है। नाउ अगर हम बात करें, तो 3 प्रोसेस है इस चैप्टर में जो हमें पढ़नी है। रेड में मार्क्ड है, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन का मतलब बाहर जो भी है आपके आसपास, पहले तो आप उसको सेंस करोगे अपने सेंस ऑर्गन की मदद से, जो 5 ऑर्गन आपने बताए, कोई से भी एक से। फिर वो इंफॉर्मेशन पे अगर आप अटेंशन दोगे, तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी। तो थर्ड स्टेप आएगा परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब ये है कि फिर आप उस इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्रिएट करोगे। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एक पिक्चर देखी अभी, फोटो, तो मेरी आईज उसको सेंस करेंगी, सेंसेशन पार्ट हो गया। अगर मैंने उस फोटो पे अटेंशन पे करी, मैं आसपास पे अटेंशन पे नहीं कर रहा, फैन की वॉइस पे, बाहर की वॉइस पे अटेंशन पे नहीं कर रहा, मैं उस फोटो पे अटेंशन अगर मैंने पे करी, तभी वो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक जाएगी। फिर मेरा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि ये पिक्चर जो है, ये मेरे एल्डर ब्रदर की मैरिज की है, या फिर ये पिक्चर जो है मेरे फर्स्ट बर्थडे की है। फिर मैं उसको परसीव कर कर इंटरप्रेट करूंगा, मीनिंग निकालूंगा। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, थर्ड स्टेप। यहां तक आया समझ? 3 स्टेप्स, Yes, sir. ओके। आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, जो मैंने बोला कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन के अलावा भी दो और होते हैं, तो वो 2 और मिलाकर टोटल सेंस ऑर्गन्स कितने हो गए हमारे पास? 7। तो आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन तो आपने बताया,
जो दो डीप सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें पहला है काइनेस्थेटिक, लास्ट वाला सेकंड पॉइंट, काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सिस्टम। तो दो सिस्टम्स हमारे पास और हैं। एक सेकंड, मैं एक पेन ले लूं जरा यहाँ से। ये पेन विजिबल है, देखना एक बार। अभी मैं मार्क करूंगा कुछ। विजिबल है? Yes, sir. ओके। सो दो और जो डीप सेंस ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट इज काइनेस्थेटिक एंड सेकंड इज वेस्टिबुलर। काइनेस्थेटिक रिलेटेड है बॉडी मूवमेंट से, एंड वेस्टिबुलर रिलेटेड है बॉडी की पोजीशन से। ठीक है। एंड वेस्टिबुलर कैसे रिलेट होता है? आपके ईयर में फ्लूइड फिल है एक, ठीक है, एंड वो फ्लूइड ही आपके बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। जब हम एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं या कोई हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हमारे ईयर में पेन होने लगता है। दैट शोज कि मतलब जो ये फ्लूइड है ये डिसबैलेंस हो गया। ठीक है। सो वहां से ही, और बाकी और भी जो डेली लाइफ एग्जांपल है कि आप सीधे चल पा रहे हैं, गिर नहीं रहे कहीं पे, आप सीधे बैठ पा रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ योर वेस्टिबुलर सिस्टम। देयर इज अ फ्लूइड इन योर ईयर्स, बोथ द ईयर्स, which help you to maintain the balance of your body. The body balance, vestibular. काइनेस्थेटिक शब्द का मतलब है कि आपका क्या कहते हैं, बॉडी की मूवमेंट। जैसे कोई डांसर अच्छा है तो उसका मतलब वो काइनेस्थेटिकली इंटेलिजेंट होगा। ठीक है। और कोई डांसर बुरा है, जैसे आपका ये हो गए बॉबी देओल, ठीक है, सलमान खान, तो इनका काइनेस्थेटिक सिस्टम क्या होगा, मतलब काइनेस्थेटिकली दे आर लेस इंटेलिजेंट। एंड ऋतिक रोशन इज काइनेस्थेटिकली मोर इंटेलिजेंट। इस एग्जांपल से शायद आप याद रख पाएंगे। ठीक है। तो आपको पेपर में इंटेलिजेंट वर्ड नहीं यूज करना, आपको बस ये याद रखना है कि काइनेस्थेटिक मतलब बॉडी मूवमेंट। ठीक है। एंड वेस्टिबुलर इज लाइक की बॉडी पोजीशन। तो जो हमें ये दोनों सेंसेस हमें बॉडी मूवमेंट और बॉडी पोजीशन के बारे में बताते हैं। लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लो ये चारों पॉइंट्स, फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। So body position से क्या मतलब होगा? बॉडी बॉडी पोजीशन इज लाइक कि आपके हैंड कहाँ है, आपकी आपके लेग्स कहाँ है, उनके बारे में अवेयर कराना, तभी तो आप उनको मूव कर पाओगे डांस के टाइम। Okay, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट है आपका जो सेवन सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें दे रिसीव 10 डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, 10 क्यों बोला मैंने? आंखें तो सिर्फ देख रही हैं, है ना, और आपने बोला कि जो नोज है वो सिर्फ स्मेल कर सकती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो जो आईज हैं, जो आईज हैं वो तो सिर्फ देखने का काम कर रही है, और जो ईयर्स हैं वो सिर्फ आपका लिसनिंग का काम कर रहे हैं, जो नोज है वो सिर्फ स्मेल का काम कर रही है, एंड जो टंग है वो टेस्ट करने का काम कर रही है, एंड जो स्किन है, स्किन जो है वो आपका फील करने का काम कर रही है। इसके अलावा आपने जो काइनेस्थेटिक पढ़ा, काइनेस्थेटिक बॉडी की पोजीशन की बात कर रहा है। जो वेस्टिबुलर आपने पढ़ा, वेस्टिबुलर बॉडी, Movement. सॉरी ये बॉडी मूवमेंट की बात कर रहा है, एंड ये बॉडी पोजीशन की, ठीक है, या बॉडी बैलेंसिंग की, और ये बॉडी मूवमेंट और बॉडी पोजीशन की, ऐसे लिख लो। अब कितने हो गए ये?
एक, दो, सेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि 7 सेंस ऑर्गन्स 10 को सेंस करते हैं। 10 देखते हैं, 10 बन रहे हैं हमारे। 1, 2, 3, 4, 5, दे टुगेदर कॉल्ड एज 6 एंड 7। ये तो 7 ही बन रहे हैं, 7 सेंस ऑर्गन 7 ही चीजें कर रहे हैं। तो 10 उसने ऐसे बोला कि आपकी आईज ब्राइट और डिम दोनों लाइट्स को सेंस करती है, ठीक है। एंड आपके ईयर्स हाई और लो दोनों वॉइस को सेंस करते हैं। लाउड और डिम दोनों वॉइस, क्या कहते हैं, लाउड वॉइस को, और क्या कहते हैं जो दूसरी होती है आपकी वॉइस, जो लाउड का क्या बोलेंगे हम, सॉफ्ट वॉइस और लो वॉइस। लो वॉइस, हाँ सॉरी, लाउड वॉइस और लो वॉइस दोनों को सेंस कर रही है। तो यहाँ पर दो हो गए, लाउड और लो वॉइस। यहाँ पर भी दो हो गए कि डिम लाइट और क्या कहते हैं, ब्राइट लाइट। स्मेल में भी आपका दो तरीके की हो गई, प्लीजेंट स्मेल और क्या कहते हैं, बदबूदार स्मेल। इस तरीके से वी कैन से कि मतलब जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो 10 डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गया, ये पॉइंटर? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं, टॉपिक है सेंस मॉडलिटी, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा सिर्फ क्या कहते हैं, सेंसरी क्या है। सेंस मोडेलिटी का मतलब क्या है, सिंपल सा समझना। यहाँ पर एक पॉइंटर लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंटर, पहले इसे पढ़ के देख। ईच सेंस ऑर्गन इज हाईली स्पेशलाइज्ड to deal with a particular type of information. Hence, each is known as sensory modality. तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि आईज सिर्फ देखने के लिए बनी है। आईज स्मेल नहीं कर सकती, आईज हेयर नहीं कर सकती। तो इसका मतलब पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन ही कर सकता है, राइट। ईयर्स देख नहीं सकते, ईयर्स सिर्फ सुन सकते हैं। तो इस छोटी सी बात को हम बोलते हैं सेंसरी मोडालिटी। दैट मीन्स, अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, अ पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन कैन सेंस ओनली अ पर्टिकुलर स्टिमुली। A particular sense organ can sense only a particular stimuli. ठीक है, ये सेंसरी मोडालिटी है। बाकी इस पीपीटी में कुछ नहीं पढ़ना है हमें। सेंसेशन मतलब हमें पता ही है कि किसी भी स्टिमुली को सेंस करके समझना, या सेंस ऑर्गन के द्वारा समझना सेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट पे आ जाए। यस सर। नेक्स्ट इसके अंदर है फंक्शनल लिमिटेशंस। फंक्शनल लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि सेंस ऑर्गन्स में भी एक लिमिटेशन होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके ईयर्स जो हैं वो 20 से 20 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। ह्यूमन के जो ईयर्स हैं वो 20 हर्ट्ज से, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दिस एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो यूज इन योर पेपर, 20 हर्ट्ज से 20,000, सॉरी 2000 है मे बी, आई विल क्रॉस चेक इट, 20 से 20, हाँ इट्स 20,000 हर्ट्ज, इतना ही सुन पाते हैं। इससे लो अगर कोई वॉइस होगी तो आपके ईयर्स नहीं सुन पाएंगे, इससे हाई अगर कोई वॉइस होगी तो आपके ईयर्स खराब हो जाएंगे, ठीक है। बट एलिफेंट की अगर हम बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन पाता है। अगर हम बैट की बात करें, जो बैट है, कोरोना वाला बैट, उसकी अगर हम बात करें तो वो जो है
वो 20 हर्ट्ज से भी लो वॉइस भी सुन पाता है। तभी तो इन एनिमल्स को अगर अर्थक्वेक आ रहा होता है तो दे कैन डिटेक्ट इट पहले एज कंपेयर टू द ह्यूमन, क्योंकि दे कैन लिसन द वॉइस लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है। सो हमारे कान की लिमिटेशन कितनी हो गई? 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्या हम इससे ज्यादा और इससे कम सुन सकते हैं? नहीं। No, sir. तो फंक्शनल लिमिटेशन का मतलब यही है कि योर सेंस ऑर्गन हैव अ सर्टेन रेंज ऑफ स्टिमुलेशन। ठीक है। और उसका एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है। ऐसे ही जब आपने 10th में आई पढ़ा था तो आपने पढ़ा था फोकल लेंथ, नियर पॉइंट, नियर क्या कहते हैं, पॉइंट, फार पॉइंट। तो उससे बियॉन्ड आप नहीं देख सकते कि आप स्काई में बिगर टेलीस्कोप के आप क्या किसी भी प्लेनेट को देख सकते हैं? आप एक पर्टिकुलर दूरी तक ही तो देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो वो आपकी आईज की लिमिटेशन हो गई। ऐसे ही नोज के लिए पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर साइज चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल का, तभी वो उसकी स्मेल को सेंस कर पाएगा। अगर वो मॉलिक्यूल का साइज उतना नहीं होगा तो नोज उसे सेंस नहीं कर पाएगी। तो ये तो हो गया फंक्शनल लिमिटेशन। क्लियर? तो एग्जाम्पल लिख लेना। दूसरा है आपका साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स का मतलब है ऐसी ब्रांच साइकोलॉजी की जिसमें हम ये सारे रिलेशन पढ़ते हैं, स्टिमुली और सेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम साइकोफिजिक्स बोलते हैं। तो ये साइकोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट है। जैसे आप क्या कहते हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में आप सिर्फ बायो से रिलेटेड पढ़ोगे। आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड पढ़ोगे। बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो बिजनेस। ऐसे साइकोलॉजी की एक ब्रांच है साइकोफिजिक्स, जिसमें आपको सिर्फ सेंसेशन और स्टिमुली ही पढ़ाया जाता है। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, अगर कोई इंसान आगे जाके सिर्फ यही दो पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट आपका है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड दो चीजें होती हैं। ठीक है। पहले हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड समझते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एक तरीके से ऐसा पॉइंट है जितने तक हम किसी चीज को सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, मैंने एक ग्लास लिया वाटर का, ये दूसरा ग्लास लिया वाटर का, दोनों में क्या है? वाटर। मैंने इसके अंदर एक स्पून ऑफ शुगर डाल दिया, 1 स्पून ऑफ शुगर आई एडेड इन दिस वाटर ग्लास, और इसमें मैंने सिर्फ 1 ग्रैनुअल ऑफ शुगर, ठीक है, एक चीनी का दाना मैंने इसके अंदर डाल दिया। देन जब मैंने इसके अंदर एक चीनी का दाना डाला और मैंने ये पीने को दिया तुम तीनों को एक एक गिलास, जिस गिलास में मैंने एक चीनी का दाना डाला था उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके, विल यू बी एबल टू फाइंड आउट कि दिस ग्लास इज हैव अ शुगर इनसाइड इट और इट इज स्वीट? सर फर्स्ट वाले का पता चल जाएगा, सेकंड वाले में इतना नहीं पता चलेगा। फर्स्ट वाले में पता लग जाएगा, सेकंड वाले में नहीं लगेगा। अब इसका मतलब किसी भी चीज की स्वीटनेस महसूस करने के लिए देयर शुड बी अ पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू of sugar that should be added in that। एक मिनिमम वैल्यू ऑफ शुगर हम ऐड करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, स्वीट है या फिर ये नॉर्मल वाटर है ना? तो यस सर। अब इसको समझो, वो मिनिमम वैल्यू किसी भी स्टिमुली की जिसको आप सेंस कर पाए उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। सो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुली दैट यू कैन सेंस, ओके, एक फिक्स पॉइंट, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। यहाँ तक कहानी आई समझ? यस सर। So we cannot sense a single granule of sugar say कि that's a sweet taste. But if we are adding half spoon of sugar या 15 or 16 granule of sugar, then we can say। तो वो जो मिनिमम लिमिट होगा किसी भी स्टिमुली का, तब जिस पे आप उसको सेंस कर पाए, वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी पढ़ाऊंगा पीछे वाली स्लाइड फिर से तुम्हें, पहले ये समझो। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि जब आप डिफरेंशिएट कर पाए, एक रूम में गिटार भी बज रहा है और पियानो भी बज रहा है, गिटार इज ऑल्सो प्लेइंग इन द रूम
as well as the piano is also playing in the room with the same sound. And you, when you are closing your eyes, you can easily differentiate this is the voice of guitar and this is the voice of piano. So that means when the two stimuli or more than two stimuli are present at the same time with the same intensity and still you differentiate between them, that is called difference threshold. फिर से समझो, एक ही टाइम पर जब दो से ज्यादा स्टिमुली होते हैं और हमारी सेंस ऑर्गन्स उन्हें सेंस कर कर उनमें डिफरेंस कर पाए कि ये और ये स्टिमुली प्रेजेंट है, तो उसे हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। क्या डिफरेंस थ्रेशोल्ड समझ में आया? दोबारा किसी एग्जांपल से बताना है। नो सर। ओके, खाली डिफरेंस थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन रीड करो और कुछ मत रीड करना अभी। डन। नाउ अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन रीड करो, जो रेड मार्क्ड है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, खाली उसकी डेफिनेशन रीड करो। क्लियर? यस सर। क्या अभी दोनों में कोई डाउट है? अगर कोई पूछे एब्सोल्यूट और डिफरेंस तो आप बता पाओगे? किसी को भी यस डाउट है तो सर। बोलो, दोबारा बताना है तो, नो वरना सर, इट्स क्लियर। ओके। सो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हो गया और डिफरेंस थ्रेशोल्ड हो गया, बस आगे पढ़ते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है आपका, ये दोनों ही जो है, दोनों के दोनों ही हेल्पफुल है अंडरस्टैंड करने में किसी भी सेंसेशन को। पहला पॉइंट, इनको क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को सेंस करने के लिए। ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सेंस ऑर्गन्स में न्यूरल पाथवे कनेक्टिविटी भी मैटर करती है, कि आपके न्यूरॉन्स अगर किसी भी रिसेप्टर ऑर्गन में डैमेज हो जाता है तो उसका न्यूरल पाथवे खराब हो जाता है और वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और कंप्लीटली आप उसको सेंस को लॉस कर देते हैं। तो मे भी कई लोग जो है धीरे धीरे हियरिंग लॉस हो जाता है उनको, कुछ को विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है। तो वो सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आपके रिसेप्टर्स जो है धीरे धीरे डैमेज हो गए। ठीक है। और एज के साथ ऐसा होता है जनरली। ना आगे बढ़ते हैं। अब है अटेंशन प्रोसेस। क्रॉस चेक करते रहना, अटेंशन प्रोसेस है हमारे कोर्स में ना। सो अटेंशन प्रोसेस का मतलब है कि आप किस तरीके से किसी भी स्टिमुली पे अटेंशन पे करेंगे। ठीक है। पहली बात तो अटेंशन का मतलब, जैसे अब आप जहां पर क्लासरूम में हैं तो बोर्ड, इस स्क्रीन पे आप अटेंशन दे रहे हैं, दैट इज अटेंशन प्रोसेस। सो द प्रोसेस थ्रू विच अ सर्टेन स्टिमुली आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अदर। बहुत सारे स्टिमुली एक टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, जब हम किसी को सेलेक्ट कर कर और उसी के ऊपर ध्यान दें तो उसको हम अटेंशन कहते हैं। ठीक है। अटेंशन को कई जगह पे अलर्टनेस भी बोला जाता है और कई जगह पे कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है। और अटेंशन को कहीं पर लगाने के लिए या किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करने के लिए वी नीड एफर्ट एलोकेशन। किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करने के लिए दीज जो भी अटेंशन है, अलर्टनेस है या कंसंट्रेशन है, दीज थिंग्स रिक्वायर्ड एफर्ट, okay, as on a part of person, hence attention is called effort allocation. Stimulation effort allocation नहीं है, sensation effort allocation नहीं है। वो अपने आप हो जाएगी। आप कहीं से जा रहे होगे तो आपको समोसों की खुशबू अपने आप आ जाएगी, आपको एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, सूंघ के देखो दूर से वो समोसे की खुशबू है क्या।
बट अटेंशन में आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, इसलिए ये एफर्ट एलोकेशन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर जैसे एफर्ट एलोकेशन का मतलब ये है कि अगर 3-4 स्टिमुलाई हैं तो हम्म। हम किसी एक को चूज कर लेते हैं कि हमें इस पे ध्यान देना है या हम इस पे हाँ। ही ध्यान दे रहे होते हैं। हाँ, यही ओके है। सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अटेंशन हम जिस पे, ये छोड़ दो दोनों पॉइंट्स, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं। अटेंशन के 3 मॉडल्स हैं हमारे पास। डिवाइडेड अटेंशन कोर्स में नहीं है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग भी कोर्स में नहीं है, ठीक है। सिलेक्टिव अटेंशन कोर्स में है। सिलेक्टिव का मतलब होता है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग कि इस पे मैं अटेंशन पे करूं और इस पे अटेंशन पे ना करूं। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। पहले इन दोनों पॉइंटर्स को पढ़ो, सिर्फ उन दो ऊपर वाले पॉइंटर्स को पढ़ो, फिर हम एक वीडियो देखेंगे, थोड़ा समझेंगे व्हाट इज सिलेक्टिव अटेंशन। सर इसका मतलब भी एफर्ट एलोकेशन है एक तरीके से। हाँ, इसका मतलब भी एफर्ट एलोकेशन ही है। बस इसमें हम, ये हो गया कि हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके तरीके क्या होंगे। डन विद दिस। यस सर। एक वीडियो देखते हैं और तुम लोगों की सिलेक्टिव अटेंशन चेक करते हैं, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ वॉइस, तो मैं इसलिए वॉइस का इसमें नहीं कर कनेक्ट। इट्स अ सिलेक्टिव अटेंशन बेस्ड वीडियो। This is the shell game. ओके, I'm going to hide एक मिनट मैं this वीडियो Hershey's. चला देता हूँ। देयर इज अ चॉक, मैं थोड़ा बताया था क्या करना है आपको। देयर इज अ चॉकलेट एंड देयर आर कप्स, सो शी इज गोइंग टू रिप्लेस दैट चॉकलेट एंड मतलब शी इज हाइडिंग दैट चॉकलेट इन अ कप एंड देन शी इज मूविंग द कप्स here and there, and later on lastly you have to identify in which cup the chocolate is. Okay, तीनों है ना यहाँ पे? ठीक है, तो करके देखते हैं। Kiss under this cup, and the object is for you to pay attention and follow along and try to guess which cup the Hershey's Kiss is under at the end. Try to guess if सर this is the वीडियो left एक्चुअली cup, लैग the कर रहा middle है। cup, or the right cup. This is the shell game. I'm going to hide this अभी Hershey's Kiss under this cup, and the object is for you to pay attention and follow along and try to guess which cup the Hershey's Kiss is under at the end.
नाउ टेल मी, किस कप में एक्चुअल में चॉकलेट है? सो सेकंड वाले में मिडिल। ओके, चेक Try to करते हैं। guess if it's in the left cup, the middle cup, or the right cup. Let's check the left cup. The middle cup? If you guess the middle cup, you got it right. तो those who Now are I'm guessing gonna it make it's it in the a little middle more cup सही है। complicated. I've नाउ added हमने थोड़े से 6 सेंसेस hands, और बढ़ा and I've दिए। added additional ओके, cups. हम स्टिमुली और बढ़ा But दिए। that's only to distract you from the pink ओके, cups. एंड 2 The hands are pink there cups will always for have the one of the distraction। pink cups will always आप have देखते हैं क्या pink होता hits है। underneath. So let's get started. So can you guess where the Hershey Kiss First is? of all, tell me, have you seen any toy? Will you please name the toy जो अभी इस पूरी वीडियो में बीच में आया था? सो ध्यान नहीं गया। That is selective attention। अब मुझे बताओ कि किस कप में एक्चुअल में चॉकलेट है? सर राइट हैंड साइड वाले में। That red one, yellow one, or the green one? रेड। Okay, see। एंड अगर आप देखोगे ना, इसमें कप्स का कलर भी चेंज हुआ है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो दिस इज द करेक्ट थिंग दैट, बट बीच बीच में आपने कुछ चीजें मिस कर दी। ठीक है, नाउ बट यू कांट सी। अब देखना ध्यान से, डक आएगी। ये पहले क्या कलर था? स्काई ब्लू कलर था। डक भी आई बीच में, स्काई ब्लू कलर चेंज भी कर दिया उसने। ठीक है, सो दिस इज हाउ। क्योंकि हमने सेलेक्टिव अटेंशन हम किस पे पे कर रहे थे? देखो, कर दिए कलर्स चेंज। पहले एक कप ऐड किया, फिर एक स्काई ब्लू कप निकाल लिया, देन ग्रीन कप उसने ऐड कर दिया, तीनों स्काई स्काई ब्लू कलर कप रिप्लेस कर दिए। So because we are paying attention only on the chocolate part, we cannot see the duck, we cannot see the color of a cup जो चेंज हुए। क्या क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट? यस सर। एक और वीडियो दिखाता हूँ। This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे? टास्क इज दैट यू हैव टू काउंट, एक सेकेंड, you have to count how many times the player wearing white t-shirt, okay, pass the basketball। सिर्फ white वाला कैलकुलेट करना है। फिर लास्ट में तुमसे पूछूंगा कितना था तो टोटल, वो बॉल पास करेंगे एक दूसरे को। How many passes did you count? How many passes? 14 और 15 और 14। हाँ, अब किसने चिंपैंजी को भी देखा बीच में? मैंने Yes, देखा sir. था। और किसने नहीं देखा? तो मैंने हाँ, अब देखा। दैट इज अ सेलेक्टिव अटेंशन थिंग। अब आगे देखते हैं थोड़ा और, हाउ मेनी काउंट्स आर एक्चुअली। The These are correct total answer 15। is 15 passes. But did you see the gorilla? गोरिल्ला देखा? देखो अब कहाँ पे आया था गोरिल्ला, बीच में आया था। जब ये पास कर रहे थे तो बीच में ऐसे गोरिल्ला आया था और बकायदा डांस करके गया है।
This video is क्योंकि इन्होंने बोला था कि व्हाइट को काउंट करो, इसलिए गोरिल्ला लिया जिसका ब्लैक कलर है. So those who are only focusing on the white part, they are not, because they select white only, इसलिए उन्होंने ब्लैक को देखा ही नहीं, इसलिए उन्हें गोरिल्ला भी नहीं दिखा. So that is selective attention. Now आगे बढ़ते हैं. So selective attention को affect करने वाले कुछ factors हैं. The first factor over here is the size, intensity and the motion of the stimuli. Large, brighter and the moving stimuli. The human photograph, if it is the rhythmic auditory stimuli अगर आ रहा है, sudden and intense stimuli है, तो अगर ऐसा है तो आपकी सेंसेशन सेलेक्टिव अपने आप हो जाएगी, आप उसी पे ध्यान दोगे. रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुली है तो भी आप उसी पे ध्यान दोगे. एक बड़े से स्पीकर में बार बार अनाउंसमेंट हो रही है तो आपकी सेलेक्टिव अटेंशन ऑटोमेटिकली उस पे जाएगी. नाउ ह्यूमन फोटोग्राफ इज मतलब ये इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स पे है तो भी आपकी अटेंशन जाएगी. ब्राइट है अगर वो ज्यादा लार्जर ऑब्जेक्ट है तो भी आपकी अटेंशन आसानी से चली जाएगी उस पर. साइज इंटेंसिटी ज्यादा है तो अटेंशन उस पर जाएगी. तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मतलब बाहर के सारे फैक्टर्स किसी भी स्टिमुली के, जिसके कारण आप ज्यादा अच्छे से अपनी अटेंशन दे पाते हो. नाउ नेक्स्ट अगर मैं जाऊं यहाँ पे, अब इंटरनल फैक्टर्स कौन से होंगे? वो फैक्टर्स जो मेरे अंदर होंगे, मतलब मेरे से रिलेटेड होंगे. तो मैं कितना मोटिवेटेड हूँ मुझे वही दिखेगा. वो वाली ऐड देखिए सबने, जो स्नीकर वाली ऐड आती है जिसमें वो क्या कहते हैं, हीरोइन बन जाता है अगर उसे भूख लगती है तो किसी को भी, क्या देखिए? Yes, sir. Yes, So- sir. सो वहां पर हमें ये समझाया गया है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को वैसे समझते हैं कि जो जिस चीज के लिए मैं मोटिवेटेड होता हूँ मुझको वही दिखती है. क्योंकि मुझे भूख लग रही है तो मुझे हर थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि शायद ये वाली शॉप जो है खाने की होगी. शायद पानी की प्यास लग रही है तो शायद आगे जो इस वाली शॉप पे पानी होगा. ठीक है, तो जो चीज की नीड होगी वही चीज पे अटेंशन जाएगी. कॉग्निटिव फैक्टर इज लाइक कि जिस चीज में इंटरेस्ट होगा, मेरा जिस चीज को लेके जैसा एटीट्यूड होगा, मेरे दिमाग जिस चीज में जितना सेट होगा उतना ही मैं उस चीज पे अटेंशन पे करूंगा, वरना नहीं करूंगा. अगर मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ तो साइकोलॉजी क्लास में मैं बड़े अच्छे से अटेंशन पे करूंगा. अगर नहीं हूं तो मैं बिल्कुल अटेंशन पे नहीं करूंगा. फिर है प्रिपरेटरी सेट की, मतलब मैं तैयार कितना हूँ किसी चीज पे अटेंशन पे करने के लिए. भाई मैं मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं सोकर क्या कहते हैं और भी जल्दी उठ गया, तो ऐसे में क्या है, मैं प्रिपेयर ही नहीं हूँ किसी चीज पे अच्छे से अटेंशन पे करने में, और कोई मुझसे जबरदस्ती कहेगी 5 घंटे बैठ के पढ़, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेरी अटेंशन अफेक्ट हो जाएगी, मैं सेलेक्टिव अटेंशन नहीं पे कर पाऊंगा. होप इट इज क्लियर. अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है तो प्लीज आस्क. It is clear, sir. सो नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन. अब बात ऐसे ही नहीं रुक गई कि मतलब ठीक है अटेंशन इज देयर. साइकोलॉजिस्ट आए एंड दे स्टार्ट गिविंग देयर ओन थ्योरी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन. सो पहले वाले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था ब्रॉडबेंट. ठीक है, सो ब्रॉडबेंट 1965 में कुछ बताया. मैं इन तीनों थ्योरीज का आपको सिंपल आपको एक दिखाता हूँ. यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एज वेल. ब्रॉडबेंट ने बोला that many stimuli are in their surrounding. ठीक है, पर क्या होता है, एक फिल्टर लगा होता है और आपके पास सिर्फ क्या कहते हैं उस फिल्टर से इंफॉर्मेशन पास होके जाती है. तो अगर मैं आपको इसका मॉडल दिखाऊं तो ये इसका मॉडल है जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. कोई भी इनपुट बाहर जो होगा वो इनपुट
पहले मेरे क्या कहते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन तक जाएगा, मतलब मेरी 5 सेंस ऑर्गन्स उसको सेंस करेंगे। देन अगर मैं किसी पर अटेंशन पे करूंगा, ठीक है, या नहीं करूंगा, अटेंशन पे करूंगा या नहीं करूंगा, सारे सेंसेस, लाइट का, वॉइस का, स्मेल का, सारे सेंस जो मुझे वहां पर हो रहे होंगे वो सारे इस फिल्टर से पास होंगे। फिर मैं जिस पे अटेंशन पे करूंगा वही सिर्फ क्या कहते हैं मेरे ब्रेन तक जाएगा, एंड रेस्ट जो है ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो ब्रॉडबैंड ने बस यही बोला कि जो भी आपके सराउंडिंग में स्टिमुली होते हैं सारे पास होते हैं सेंसरी बफर से, 5 सेंस ऑर्गन से, और सारे जाते हैं फिल्टर तक। देन द रोल ऑफ द फिल्टर इज टू फिल्टर आउट ऑल द इंफॉर्मेशन जिनको आप अटेंड नहीं करना चाहते, एंड सिर्फ जिसको आप अटेंड करना चाहते हैं वही आपके ब्रेन तक जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये बात थी इनकी। फिर ब्रॉडबैंड के बाद जो है नेक्स्ट आए जिनका नाम था ब्रॉडबैंड का थोड़ा टिपिकल मॉडल यहाँ दे रखा है, इजियर मैंने आपको दिखाया। फिर ब्रॉडबैंड के बाद आए आपका ट्राइसमैन, फुल नेम इज एना ट्राइसमैन। ट्राइसमैन ने बोला कि ऐसा नहीं है, इसने बोला कि देयर इज अ एटीन्यूएटर। एम्पलीफायर देखा है तुम सब लोगों ने, सुना है एम्पलीफायर क्या काम करता है? किसी भी छोटी सी वॉइस को एम्पलीफाई कर देगा। तो या तो वो किसी सिग्नल को जो ऐसा होगा, मतलब वॉइस जो ऐसी होगी उसको एम्पलीफाई कर कर इतनी लाउड बना देगा कि बड़े बड़े स्पीकर में सुनाई देगी, जो डीजे में सुनाई देता है। या फिर एम्पलीफायर क्या करता है, एक बड़ी जो वॉइस होगी, लाउडर जो वॉइस होगी, उसको एम्पलीफाई कर कर डी एम्पलीफाई कर कर ऐसे कर देगा, स्मॉल उसमें मतलब कम इंटेंसिटी कम लाउडनेस की बना देगा। तो या तो एम्पलीफायर लो वॉइस को हाई वॉइस, लाउड लाउड वॉइस में बदल सकता है, या लाउड वॉइस को लो वॉइस में बदल सकता है। एम्पलीफायर का समझ में आया? तो एना ट्राइसमैन ने बोला कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके सराउंडिंग में होती है वो सारी की सारी आपके सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं, जो भी सेंस ऑर्गन्स आपके पास हैं, जितनी भी स्टिमुली प्रेजेंट है। फिर उसके बाद एक एटीन्यूएटर से होकर वो जाते हैं। एटीन्यूएटर इज लाइक अ एम्पलीफायर। जिस इंफॉर्मेशन पे, जिस स्टिमुली पे हम अटेंशन पे करते हैं वो तो क्या हो जाती है, एटीन्यूएट हो जाती है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। किसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है? जिस पे हम अटेंशन पे करते हैं। लेकिन बाकी की सारी जिन पे हम अटेंशन पे नहीं करते हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डी एटीन्यूएट हो जाती है। क्या बात आई समझ? फिर से बताऊं? कोई भी पूछ लो अगर फिर से पूछना है तो। सर इस वाले केस में जिसको हमने अटेंशन पे नहीं की है वो उसका। सारी डी एटीन्यूएट हो जाएगी, मतलब उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होकर खत्म हो जाएगा। ओके सर। या बोल सकते हो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होकर खत्म हो जाएगी, और जिसके ऊपर अटेंशन पे करेंगे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होकर वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। और सर जो इनके पहले जिन्होंने फिल्टर थ्योरी दी थी उन्होंने क्या बोला था, मतलब दोनों में उन्होंने डिफरेंस क्या था उन्होंने मेन? बोला था एक फिल्टर होता है जिस पे अटेंशन पे करते हैं सिर्फ वही फिल्टर से पास होती है, बाकी नहीं होती। ओ ओके सर। ठीक है। उन्होंने ये भी बोला था, मतलब उनकी थ्योरी को बॉटल नेक इफेक्ट भी बोला जाता है, कि जिस पे आप वो फिल्टर कैसा होता है, एक बॉटल नेक जैसा फिल्टर होता है, सारी इंफॉर्मेशन सेंस होती है लेकिन सिर्फ वही आगे पास होती है जिसको आप अटेंशन पे करते हैं। तो ऐसा होता है ये फिल्टर एक्चुअल में बॉटल नेक जैसे। ओके सर। फिर से बताऊं? बताओ एक बार, सारे अगर क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा।
दोनों मॉडल। क्लियर सर। तीसरा है आपका एटेन्यूएटर के बाद मल्टी मॉडल। मल्टी मल्टी मोड थ्योरी का मतलब है जिसमें आप अटेंशन जो है आपकी फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है एक तरीके से। ये पहले तीनों से पास होती है तभी आप इसको सेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो इस मल्टी मोड थ्योरी ने बोला कि किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए तीन मोड से गुजरना पड़ता है। ना इसने फिल्टर की बात करी, ना इसने एटेन्यूएटर की बात करी। इसने बोला कि तीन से पास होके गुजरना पड़ता है। पहले उस चीज की सेंसरी रिप्रेजेंटेशन बनती है, मतलब वो कैसी दिखती है। अगर मैंने बोला वाटर बॉटल तो आपके दिमाग में पहले सेंसरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी, वाटर बॉटल कैसी होती है। मैंने बोला एप्पल तो एप्पल की सेंसरी रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में बनेगी। फिर आप उसको नेम देते हैं कि वो वाटर बॉटल है या एप्पल है। फिर जब आप उसको नाम दे लेते हैं, उसकी इमेज बन जाती है, तब जाकर वो आपके ब्रेन तक एंटर होती है। ठीक है, तो जब तक वो थर्ड लेवल तक जाती है तो इसके बाद मेंटल एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड लेवल में मेंटल एफर्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। आया समझ? कोई भी यस। इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मैंने कोई मोतियों की माला देखी, तो पहले अगर मैं दिखाऊं ना और आपको आंखें बंद करके कहूं कि द मतलब कोई बीड्स की आपकी क्या कहते हैं, बीड्स का हार, तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी बीड्स का हार कैसा दिखता है। फिर मैं आपको बोलूं कि इसका नाम आप क्या दोगे। अगर वो वाइट कलर का दिखेगा तो आप उसको बोलोगे कि हाँ वाइट वाली माला बोलेंगे फिर उसे। जब आपने नाम दे लिया, रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गई उसकी दिमाग में, फिर वो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस तक जाएगी, मतलब आपके ब्रेन तक जाएगी इंटरप्रिटेशन के लिए। फर्स्ट दो लेवल में एफर्ट्स कम लगते हैं, थर्ड वाले में ज़्यादा लगते हैं। अभी छोड़ दूंगा बस 10 मिनट में, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है सस्टेन अटेंशन। देखो कुछ नहीं है सस्टेन, ध्यान से समझना बस। एक बच्चा है जो सिर्फ 5 मिनट बोर्ड पे अटेंशन दे पाता है, क्लासरूम बोर्ड पे, जो मैम लिखवा रही है, जो टीचर पढ़ा रही है। ये ए बच्चा है। एक दूसरा बच्चा है बी, जो 1 आवर जो है क्लासरूम में अटेंशन दे पाता है और पढ़ पाता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी अटेंशन देने की, उसकी सस्टेन अटेंशन उतनी ज़्यादा होगी। तो सस्टेन का मतलब है कि आप कितनी देर अटेंशन मेंटेन कर पा रहे हैं एक ही चीज़ पर। तो किसकी सस्टेन अटेंशन ज़्यादा है? बी वाले की। और ए वाले की क्या है? सस्टेन अटेंशन कम है। इस पॉइंटर को रीड करो और एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया है उसको रिकॉल करो एक बार। डन। यस सर। अब सस्टेन अटेंशन के फैक्टर्स कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? पहला है सेंसरी मोडालिटी, मतलब अगर वो चीज क्या होगी बेटर तरीके से, कब मैं उस पर अटेंशन पे कर पाऊंगा? जब वो ऑडियो और विजुअल दोनों फॉर्म में होगी। इसीलिए ही जो आपके स्मार्ट पैनल्स हैं आपके क्लासरूम्स में लगाए जा रहे हैं, ताकि ऑडियो विजुअल हो तो आप ज़्यादा अच्छे से उसके ऊपर अटेंशन ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाए। नेक्स्ट है कि क्लैरिटी अगर उसकी होगी, वो आवाज़ जो मतलब मुझे सामने से टीचर जो पढ़ा रहा है या कहीं पर जब मैं जहाँ अटेंशन पे कर रहा हूँ, अगर वॉइस क्लियर आएगी तो मेरी अटेंशन ज़्यादा जाएगी। मैं किसी मॉल में गया और कोई सिंगर फर्स्ट फ्लोर पे आके गाना गा रहा है, अगर उसकी क्लैरिटी है वॉइस में तो मेरी अटेंशन उस पर जाएगी। दिस इज कॉल्ड सस्टेन अटेंशन। और ये फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं।
टेम्पोरल अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि सुनूं कुछ, बोले कुछ और सुनूं कुछ। क्या बोला मैंने? बोले कुछ कोई और मैं सुनूं कुछ। डेट इज टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। बहुत दूर, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बगैर माइक के अगर कोई बोल रहा है तो मुझे सुनाई देगा? मेरे को प्रॉब्लम होगी या मुझे कोई शब्द किसी और उसमें सुनाई देंगे? दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। स्पाशियल अनसर्टेनिटी का मतलब है कि दिखाए कोई कुछ और दिखे मुझे कुछ और। बहुत दूर कोई इमेज है या ब्लरिश इमेज है, तो जब मुझ सामने से दिखाई जाएगी तो मुझे वो कुछ और समझ में आएगी। जैसे होता है ना, दूर से देखा तो क्या कहते हैं, गंजे दिखाई दे रहे थे, पास जाके देखा तो अंडे दिखाई दे रहे थे, ये कहावत भी है। So this is in spatial uncertainty, क्योंकि दूर से देखा इसलिए दिस इज नॉट क्लियर। यहां तक बात हो गई समझ? अब आपका रह गया इसमें परसेप्शन। अच्छा, स्पैन ऑफ अटेंशन है नहीं कोर्स में, ऑल्दो इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। अगर हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो गया तो इसको आप याद रखना कि सर ये एक्सपेरिमेंट करा दो, मैं करा दूंगा। ठीक है? ओके सर। एडीएसडी भी कोर्स में नहीं है। अब है परसेप्चुअल प्रोसेस। तो या तो तुम लोग एक बार चाहो तो कल कनेक्ट हो सकते हो, फिर ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी हम तुम्हारे अंदर दम है हाफ एन आवर और का, तो मैं अभी करा दूंगा। इट्स अप टू यू, बताओ। सर मैं रख सकती हूँ अभी या कल भी आ सकते हो, कुछ भी चलेगा। बाकी भी बताओ, जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे। बाकी लोग भी अपना बता दो, पॉइंट व्यू रख दो, कुछ नहीं होगा, जैसा बोलोगे मैं वैसे कर दूंगा। सर कल की क्या टाइमिंग रहेगी फिर? तुम लोग बताओ अपने अकॉर्डिंग, 7 रखनी है या फिर क्या कहते हैं मॉर्निंग में रखनी है? सर अभी कर लेते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि हम इसको फिर नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा उसमें करेंगे, क्योंकि क्लासरूम में अब हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5th नहीं। बताओ। सर अभी कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी एक और बच्चा है अभी, सर बताओ। अभी कर लेंगे। ठीक है, सो परसेप्चुअल प्रोसेस का मतलब ये है कि सामने देखी चीज का मतलब समझना। मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको सीधा, कि परसेप्चुअल प्रोसेस का मतलब है सामने देखी हुई किसी भी चीज का मतलब समझना, मीनिंग निकालना इज अ परसेप्चुअल प्रोसेस। तो ये वाली डेफिनेशन है, रीड इट। द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट or give a meaning to an information provided by sense organ is called perception. क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब परसेप्शन में दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप अप्रोच। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप एक बार परसेप्शन वापस समझा सकते हैं? हाँ, देखो पीछे एक पॉइंटर है, सिर्फ सेकंड वाला पढ़ना है। ये लिखा है द प्रोसेस जिससे आप किसी चीज को देखो, समझो और उसका मतलब निकालो कि ये है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। किसी चीज को देखो, समझो और उसका मतलब निकालो, दैट इज परसेप्शन। ओके सर। और सर सबका लाइक अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों का परसेप्शन अलग हो अलग सकता अलग होगा, इसलिए बोलते हैं कि जो परसेप्शन है वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है। है। यस सर। अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, इससे तुमने मुझे याद दिला दिया। अ,
मैं एक पिक्चर तुम लोगों को दिखा रहा हूँ. टेल मी व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दिस पिक्चर वन बाय वन. ओके, फर्स्ट Shivani, you tell me what you are observing in this picture. सर इसमें तो एक फेस बना हुआ है और एक मैन ट्रम्पेट बजा रहा है। ठीक है. Now, next, Pritha, you tell me what you are observing in this picture. So first thing जो notice की थी वो था कि there's a face and उसके बाद देखा there's a man playing the trumpet. Okay. Anything else? No sir. Anushka, तुम बताओ. So सबसे पहले मैंने वो इंस्ट्रूमेंट देखा, उसके बाद इनकी नोज नोटिस करी. Okay. Bird दिख रही है तुम लोगों को इसमें? So इंस्ट्रूमेंट के पास वाली. और एक बर्ड से फेस का आई बना है. अब लेट्स सी द इंटरप्रिटेशन. अब देखो क्यों हमने इसको सब्जेक्टिव बोला कि हर किसी का इंटरप्रिटेशन जो है सेम इमेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है. किसी को बर्ड दिख रही है, नहीं दिख रही. मुझे तो बर्ड दिखी थी. तुम लोगों को एक को ट्रम्पेट बजाता हुआ दिखा. है ना. और किसी को इसको इसके अंदर एक लेडी दिखी. So that is why the perception is the subjective in nature. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के मैंने चश्मा लगा दिया वहां पे. तो दिस इज वेरी क्लियर कि ये जो है मैन है और उसके हाथ में ट्रम्पेट है. अगर मैंने वहां पर उसको शेड को पूरा कर दिया तो वो ये क्लियर कर रहा है कि ये एक फीमेल का क्या कहते हैं स्केच है. राइट. सो दिस इज परसेप्शन. मैं यहाँ एक सब्जेक्ट समझाना चाहता था इससे कि एक सब्जेक्टिव नेचर का होता है. मतलब इंसान एक इंसान से दूसरे इंसान तक चेंज हो जाता है परसेप्शन. और एग्जांपल भी देखेंगे. फिलहाल हम बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच की. टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है जब हम एक बड़ी इंफॉर्मेशन से एक छोटी इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें. जब हम एक बड़ी बड़ी बुक्स से एक छोटा समरी निकालें, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच का मतलब है जब हम एक छोटी सी क्या कहते हैं स्टोरी से या फिर एक छोटी सी यू कैन से क्लू से एक पूरे क्या कहते हैं बॉडी की इमेज बना पाए या समझ पाए. एक केक के टुकड़े को देखकर पूरा केक कैसा दिखता होगा ये इंटरप्रेट कर पाए. दैट इज बॉटम अप अप्रोच. ठीक है. एक एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है. यू कैन गोइंग टू रिकॉग्नाइज द होल. एक वाइट फ्लफी डॉग. सिर्फ आपने वाइट पार्ट देखा अगर फ्लफी तो यू कैन इजीली इमेजिन इट्स अ डॉग. तो एक छोटे से फर को देखकर आप किस कंक्लूजन पे आ गए इट्स अ डॉग और ये इतने साइज का होगा. दैट इज बॉटम अप. क्लू से पूरी चीज पे बड़ी चीज पे आना और बड़ी चीज से या बड़ी इंफॉर्मेशन से छोटी छोटी चीजों पे कंपोनेंट्स पे आना. ओके. नाउ रीड दिस डिफरेंसेस. अगर दोबारा बताना है तो प्लीज आस्क. Understood sir. और बाकी किसी को कुछ पूछना है इसमें? चल भी मूव है. सर ये सिर्फ विजुअल इफेक्ट के लिए एप्लीकेबल है या ऑडिटरी या दूसरे सेंस ऑर्गन सबके लिए. सबके लिए इट इज एप्लीकेबल. बट द थिंग इज कि जब आप एक बहुत सारी चीजों से आप छोटे पे मूव कर रहे हो
तो दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन। एंड जब आप एक छोटे से क्लू से पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जस्टिफाई कर पा रहे हो, दैट इज बॉटम अप। Okay, sir. गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे द परसीवर। परसीवर मतलब होता है वो इंसान जो किसी चीज को का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज को देख रहा है, सेंस कर रहा है, वो परसीवर होता है। तो परसीवर, ये जो फैक्टर्स हैं जो जो क्या कहते हैं परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, वो मोटिवेशन है एक तो, कि आप कितना मोटिवेटेड हैं किसी चीज के लिए। तो आपको वही दिखेगा और वही सुनाई देगा जितना आप मोटिवेटेड होंगे। जैसा मैंने एक चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था, या मैंने बोला था अगर हंग्री है एक इंसान तो उसे आसपास हर जगह चीज़ों में फूड ही दिखेगा, बर्गर चलता हुआ दिखेगा। एक्सपेक्टेशन इज लाइक कि आपकी कितनी किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल घर में रोज सुबह 7 बजे दूध वाला आता है। आज जो है क्या कहते हैं, मैंने आंखें खोली जैसे घंटी बजी 7 बजे, और मैंने बड़ा सा बर्तन लेकर गेट खोलकर मैंने उस इंसान के आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मिल्क मैन ही आएगा, बट मामा आए हुए थे। दैट इज कॉल्ड वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग यू ओनली सी दैट। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही देखते हैं। समझ में आई ना? Yes, sir. तो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, आप उसमें वही देख रहे थे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसे जब आप क्लाउड को देखते हैं तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं कि ये मुझे बर्ड जैसा लग रहा है, कोई बोलता है कि ये मुझे क्या कहते हैं टाइगर जैसा लग रहा है, कोई बोलता है ये मुझे किसी पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर जैसा लग रहा है। जब आप क्लाउड्स को देखते हैं स्काई में, दैट इज बिकॉज ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, तो वही दिखेगा। कॉग्निटिव स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। इट्स लाइक कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उससे पे भी डिपेंड करेगा। तो कॉग्निटिव स्टाइल का दो तरीके के कॉग्निटिव स्टाइल हैं, फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट का मतलब है सच पीपल परसीव द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन इट्स टोटलिटी। तो जब हम ऐसे लोग जो पूरी चीज आसपास की सारी चीजों को टोटल होकर देखते हैं, ऐसा नहीं कि डिवाइड कर 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 देखते हैं, पहले ये फिर वो फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे नहीं, वो ए टू जेड एक साथ देखते हैं, सब कुछ एक साथ परसीव करते हैं, उनको फील्ड डिपेंडेंट बोलते हैं। और फील्ड इंडिपेंडेंट उन्हें बोलते हैं जो सिर्फ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, ए पर पहले फोकस, फिर बी पर, फिर सी पर। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा इंसान जो एक पिक्चर देख रहा है और उसमें कोई बच्चा जो है भाग रहा है और उधर ट्रेन चल रही है, तो फील्ड डिपेंडेंट वाला इस चीज पे फोकस करेगा कि ट्रेन चल रही है और शायद इसकी ट्रेन छूट गई इसलिए ये भाग रहा है, क्योंकि वो पूरे के पूरे सबको समझ के चल रहा है, ट्रेन को भी ले रहा है, वो भागने को भी ले रहा है, और वो रेलवे प्लेटफॉर्म को भी कंसीडर कर रहा है। तो उसने एक्सटर्नल वर्ल्ड को पूरे को लिया है, तब उसने उस सिनेरियो को एक्सप्लेन किया है। फील्ड इंडिपेंडेंट में पूरे प्लेटफॉर्म के एरिया को देखने के बाद भी भागते हुए इंसान को सोचकर वो ये बोलेगा कि ये क्यों भाग रहा है, बस क्यों, क्योंकि वो, या फिर वो सिर्फ ये बोलेगा एक इंसान रेलवे प्लेटफॉर्म पे भाग रहा है, क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ भागने वाले इंसान पे फोकस किया इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द अदर एक्सटर्नल वर्ल्ड आल्सो। क्या क्लियर हुई बात? पूछो दोबारा से अगर पूछना है तो। Clear, sir. कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। जो एस्किमोस होते हैं वो आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये स्नो जो है इग्लूज के लिए ठीक है, तो उन्होंने भी तो चीजों को परसीव करा ना, उस स्नो को परसीव करा, बट हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हम वहां पे नहीं रहते। तो दैट मीन्स कल्चरल बैकग्राउंड्स पे भी डिपेंड करता है।
ऐसे लोग जो सिर्फ जंगल में रहते हैं उन्होंने सिर्फ वर्टिकल चीजें देखी हैं, हॉरिजॉन्टल ज्यादा नहीं देखी हैं, तो वो इसका मतलब वर्टिकल चीजों को जल्दी परसीव कर लेंगे एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब सिर्फ पेड़ पेड़ देखे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए कल्चरल बैकग्राउंड के। एक बार पढ़ना, दोबारा अगर प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ये नहीं है काम का, तो इसमें वही एग्जांपल दे रखा है जो साइबेरिया वाले होते हैं, वो डजन ऑफ शेड्स ऑफ रेंडियर्स पहचान लेते हैं, तुम खाली एस्किमोस वाला एग्जांपल है। फ्रॉम परसेप्शन एंड गेस्टॉल, गेस्टॉल के बारे में बात करेंगे। गेस्टॉल जो है फादर ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट नहीं था, 3 साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को दिया, और गेस्टॉल ने सिर्फ इतना बोला, लिख सकते हो अगर लिखना है तो, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। The whole is greater than the sum of its part. ओके सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली यही है कि पूरा हमेशा अपने आप में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू उसके एक हिस्से के। यार ये तो बड़ी छोटी बात है, तो पता ही है हमें, पूरा केक अपने आप में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू उसके हिस्सों के। उसी बात को इन्होंने साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली बस बोला कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज के पार्ट्स को देखकर भी वो होल कैसी दिखती होगी ये परसीव कर सकते हैं, और किसी होल पूरे के पूरे पार्ट को देखकर हम ये भी परसीव कर सकते हैं कि उसके सिंगल सिंगल पार्ट कैसे दिखेंगे। है ना? समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? अगर ज्यादा हो रहा है तो हम इसको नेक्स्ट में भी कर सकते हैं बाद में। अंडरस्टूड सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो होता है, फिगर बैकग्राउंड मॉडल है हमारे पास। फिगर बैकग्राउंड ऐसा दिखता है आपका, मैं फोटो दिखाता हूँ। ये फिगर बैकग्राउंड का डायग्राम है, ठीक है? और फिगर बैकग्राउंड का डायग्राम, एक ये है आपकी बुक में, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे। कोई बताएगा इसमें आपको क्या दिख रहा है? नीचे आ जाता हूँ इसमें। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? सर 2 फेसेस। और दूसरा कोई किसी और को कुछ दिख रहा है? सर वास। हम्म, तो जब हम फिगर पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमें फेसेस दिखेंगे। सॉरी, जब हम फिगर पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमें वास दिखेगा। जब हम बैकग्राउंड पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमें 2 फेसेस दिखेंगे। ये है फिगर बैकग्राउंड मॉडल, गेस्टॉल का फर्स्ट मॉडल। तो गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट ने बोला फिगर बैकग्राउंड में जो फिगर होगी वो डेफिनेट होगी, और जो बैकग्राउंड होगा वो फॉर्मलेस होगा। जो फिगर होगी वो ऑर्गेनाइज होगी और बैकग्राउंड नहीं होगा। फिगर की आउटलाइंस होगी, बैकग्राउंड की नहीं होगी। जो फिगर है वो बाहर को दिखेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि बाहर को आती भी है, और जो बैकग्राउंड है वो अंदर को जाता हो। ठीक है, आपको क्लियर दिखेगा। जो फिगर है वो लिमिटेड होंगी और जो बैकग्राउंड है वो लिमिटलेस अनक्लियर होगा। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कौन सा बैकग्राउंड है और कौन सा फिगर है। इसके बाद गेस्टॉल ने बताया प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए, जिसमें पहला प्रिंसिपल था, देखो पहली बात तो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो भी चीज आप देखते हो आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब है क्लोजनेस के बेसिस पे आप इसके ग्रुप्स डिसाइड करते हो।
जैसे ये क्लोज है तो ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया और ये तीसरा। ऐसे ही ये सारे डॉट्स क्लोज है तो इसको हमने एक सिंगल ग्रुप बोला। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज स्पेस वी सेड इट इज बिलोंग टू अ सिंगल ग्रुप। समझ में आया? नेक्स्ट बोलो कुछ अगर बोलना है तो। No, sir. प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब है सेम दिखने के बेस पे वी विल डिसाइड इट इज अ सिंगल ग्रुप। तो जो स्क्वायर्स हैं वी विल कंसीडर देम वन ग्रुप, सर्कल्स वी विल कंसीडर देम बिलोंग टू द अनदर ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी वी डिसाइड देम एज अ ग्रुप। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं ऐसे थ्रेड जो है कट करे हुए थ्रेड को ऐसे लाइन में लगा दूं तो आई कैन इजीली परसीव इट कि दिस इज अ सिंगल थ्रेड विच इज डिवाइडेड इनटू मेनी वन। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर मैं डॉट्स को भी एक लाइन में बना दूंगा तो मैं उनको एक सिंगल ग्रुप बोलूंगा। अगर मैं एरोज को भी एक सिंगल लाइन में बना दूंगा तो मैं उनको एक सिंगल ग्रुप बोलूंगा। तो कॉन्टिन्यूस फिगर को हम परसीव करते हैं एक पैटर्न या एक ग्रुप। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस का मतलब है एक स्मॉल एरिया टेंड्स टू बी सीन एज अ फिगर और एक लार्ज एरिया जो है बैकग्राउंड लगता है। तो जो स्मॉल एरियाज हैं वो डेट मीन्स डार्क पार्ट, वो हम बोल सकते हैं कि वो फिगर है। और जो बिगर एरिया है वो कैसा है, वो बैकग्राउंड है, वाइट पार्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर चीजें एक जैसी होती हैं, सेम शेप की होती हैं, तो उनको हम एक ग्रुप बोलते हैं। अगर वो डिफरेंट शेप की होती हैं, असिमेट्रिकल होती हैं, तो उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में बोलते हैं। तो जो एक जैसी शेप्स की दिखेंगी वी विल कंसीडर देम वन सिंगल ग्रुप। नाउ टेल मी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Die. है ना? तो ये हमें कैसे पता लगा? सराउंडेडनेस से। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द सराउंडेडनेस वी विल परसीव एनी काइंड ऑफ फिगर। दैट इज आल्सो अ परसेप्शन प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। इस साइड में ये जो काले डॉट्स थे इनसे बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ है? टाई। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजनेस, मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप इस फोटो को देखोगे आपके माइंड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो जो गैप्स हैं जहाँ लिखा हुआ है उसको वो अपने आप फिल कर पा रहा है आपका ब्रेन। तो वी कैन इजीली परसीव इट एज अ पांडा, राइट? अगर यही सारे टुकड़े ऐसे पड़े होते तो कैन यू एबल टू परसीव इट इन एनी फॉर्म? No, sir. That means on the basis of the closeness, on the basis of the arrangement, we can perceive something accordingly and our mind can easily fill the gaps. जो आप अगर देखोगे ना, दिल्ली में देयर इज अ म्यूजियम कॉल्ड इल्यूजन म्यूजियम। उसमें ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी साइकोलॉजिकली वहां बना रखी हैं और यही सारा कॉन्सेप्ट परसेप्शन का उसने वहां लगाया हुआ है। फिर है परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड स्पेस एंड डिस्टेंस। ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतना ज़्यादा एक साथ दिमाग में नहीं आएंगे, तो इसको हम बाद में ही करेंगे। फिलहाल हम यहाँ तक रख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कहाँ गया, डिस्टेंस तक। मैं अब एक स्मॉल वीडियो आपको दिखा रहा हूँ सो दैट इट इज यू कैन इजीली रिलेटेड कि क्या पढ़ेंगे हम आगे, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तुम तो पढ़ लोगे कि हाँ ठीक है, लेकिन वो दिमाग में नहीं आएगा। Imagine this on your resume, a certified expert in ChatGPT and AI tools. वाओ, प्लेट पर कटा हुआ सर हमने हॉरर मूवीज में तो काफी देखा है, बट यहाँ एक्सपीरियंस ये भी कर सब हम लिया। पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे अब आगे। क्या सिर्फ वही रियलिटी है जो हमें दिखाई देती है, या फिर वो भी रियलिटी है जो हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती? कंफ्यूजिंग, राइट? बट होल्ड ऑन, लेट मी टेक यू टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मेंटल डिसेप्शन। Museum of Illusion started out in Croatia in 2015, and this one in Delhi is India's first such museum. Located at A Block in Connaught Place, this cool new place has a collection of interactive, immersive, and distinct exhibits that are based on maths, science, and psychology. Okay, so tickets मैंने ले लिए हैं, but there are certain instructions that you have to follow before going inside. For example, you have to wear your mask at all times. But अगर आप सिर्फ पिक्चर क्लिक कर रहे हो या वीडियो ले रहे हो, then you can take it off, and after that you have to put it on. उसके अलावा there are certain signages यहाँ पर, और उसको आपको फॉलो करना है to get that perfect shot. जिस तरह से भी आपको पिक्चर चाहिए, you have to follow it. थर्ड इज, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो यहाँ पर किसी भी एग्जिबिट के साथ, कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो, देन देयर इज ऑलवेज देयर क्रू स्टाफ दैट यू टेक हेल्प फ्रॉम। चलिए चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवर्स रूम। पूरा यूनिवर्स फॉलोज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, बट यहाँ का रिवर्स रूम डिफाइज इट। दिखाती हूँ कैसे। In the Museum of Illusions, there's nothing as it seems. यहाँ पर 50 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड डिस्टिंक्टिव एग्जिबिट्स हैं, जहाँ का हर कॉर्नर कुछ क्वर्की और यूनिक ऑफर करता है। जैसे कलाइडोस्कोप, where you can see your reflections from so many angles and the picture comes out really beautiful. Then there is tilted room, where you can click that MJ pose. फील लाइक यू आर रोटेटिंग 360 डिग्री। कोई भी ऐसा नहीं आई कैन बेट जिसको यहाँ पर आके चक्कर ना आए। गॉड। एम्स रूम, वेयर यू श्रिंक इन साइज एंड बिकम अ मिनिएचर। There are so many amusing and awesome tricks here that will teach you about your vision, perception, and how the human brain works. Okay, so he is saying this is magic box. ये यहाँ से pyramid दिखेगा, लेकिन वहाँ से cube दिखेगा. How is that possible? Let's see. Oh, wow. One of the most interesting exhibits here is Head on the Platter, where you experience the illusion of hidden body. Wow, प्लेट पर कटा हुआ सर हमने हॉरर मूवीज में तो काफी देखा है, बट यहाँ एक्सपीरियंस भी कर लिया. Well, you can see that. Then there are chair illusion, building illusion room, symmetry room, infinity room, जहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा if it's a mirror or a way out, and many more.